हेलो एवरीवन, दिस इज़ पृथ्वीराज फ्रॉम कॉमर्स फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था बजट के अंदर हमने सबसे पहले उसको ओवरव्यू किया था। उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट, और फिर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। सो उस दो कंपोनेंट में से हम एक फर्स्ट वाला जो पार्ट था रिवेन्यू बजट, आज हम उसको कवर करने वाले हैं क्लास में। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट क्या क्या होता है। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। सो ऐसे ही रिवेन्यू बजट के भी दो सब पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। रिवेन्यू बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सो सबसे पहले रिवेन्यू बजट से सबसे पहले तो ये बताओ ये होता है क्या है। रिवेन्यू बजट कहते किसको हैं भाई? बजट के जो हमने दो कंपोनेंट किए हैं रिवेन्यू और कैपिटल, वो किस बेसिस पे किए हैं, क्यों कंपोनेंट बनाने की जरूरत पड़ी, एक बजट नहीं बना सकते थे? देखो, रिवेन्यू बजट में ना वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे ना तो एसेट में चेंज आए, ना इधर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, और ना उस गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में चेंज आए। ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो ना लाइबिलिटी डिक्रीज हो, ऐसे ही ना तो एसेट इंक्रीज हो और ना एसेट डिक्रीज हो। वो सारी चीज़ें आपकी रिवेन्यू बजट में लिखी जाती है जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आता। ये मेन पॉइंट है, दिमाग में बिठा लो। रिवेन्यू बजट में वो सारी चीज़ें, वो सारे आइटम्स लिखे जाते हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते, ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती और ना ही गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज होती। कोई भी चेंज नहीं आता, नाइदर चेंज इन गवर्नमेंट एसेट नॉर चेंज इन गवर्नमेंट लाइबिलिटी, कुछ भी चेंज नहीं आता। वो होता है आपका रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट में सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब उसके बाद में जैसे हर बजट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रिवेन्यू रिसीट और एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो होगा। सो स्टार्ट करते हैं। रिवेन्यू बजट की डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ रिवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, revenue receipt of government and expenditure met from such revenue receipt। वही है, हर बजट के दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर रिसीट वो इसी लिखी हुई है। रिवेन्यू रिसीट क्या होती है? फर्स्ट पार्ट रिवेन्यू बजट का, विच नाइदर डिक्रीज, ये जो आपको डाउनवर्ड वाला साइन मिलेगा ना, ये डिक्रीज का है, और जो अपवर्ड वाला मिलेगा वो इंक्रीज का है। इट नाइदर डिक्रीज एसेट नॉर इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो हर वर्ड में, हर बजट में आप गवर्नमेंट जोड़ देना भाई, मैं अपने तुम्हारे घर का बजट तो बना नहीं रहा, हम लोग वो तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे हैं। तो जो भी डेफिनेशन आएगी सब बजट के सामने गवर्नमेंट जोड़ देना, तो गवर्नमेंट का बजट है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है? रिवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिससे ना तो हमारी एसेट, हमारी मतलब गवर्नमेंट की, ना तो गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज होती है। भाई पैसे कैसे आएंगे? रिसीट का मतलब क्या होता है? पैसे आना। पैसे आने का सोर्स क्या होता है? कैसे पैसे आएंगे? भाई या तो मैं अपनी कोई एसेट बेच दूं, अगर मैं अपनी एसेट बेचूंगा मतलब मैं अपना कोई प्लॉट बेच दूं, अपना कोई बिल्डिंग बेच दूं, अपना कोई फ्लैट बेच दूं, अपनी कोई कार बेच दूं, अपना कोई स्कूटर बेच दूं, मैं अपनी कोई एसेट बेचूंगा तभी तो पैसे आएंगे ना मेरे पास। या दूसरा तरीका क्या है पैसे आने का? या कोई लाइबिलिटी हो जाए। लाइबिलिटी मतलब मैं किसी से उधार मांगूं पैसा, मैं बैंक से लोन ले लूं, मैं अपने दोस्तों से लोन ले लूं, अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूं तो वो उधार ही हो गया एक तरीके से, तब मेरे पास पैसे आएंगे। तो रिवेन्यू रिसीट में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे ना तो हमारी एसेट डिक्रीज होती, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बेचती अपना सामान, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचती, और ना ही किसी से उधार मांगती है। उधार मांगती है मतलब ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती, लेकिन फिर भी पैसे आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी लिखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कंसिस्ट होते हैं किसके अंदर? रिवेन्यू रिसीट में। अब इसके दो पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हुए हैं इसके? इनकम टैक्स रिसीव्ड, सरकार को इनकम टैक्स मिलता है। सरकार को ग्रांट रिसीव्ड, ग्रांट मिलती है। ग्रांट किस किस से मिलती है? WTO से, WHO से, या फिर IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरी कंट्री से जो ग्रांट मिलती है वो। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मतलब जो सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जहां पे सरकार का 50% से ज़्यादा की ओनरशिप होती है,
जहाँ पे 50% से ज़्यादा का शेयर सरकार के पास होता है। कौन कौन से? ONGC, सेल, भेल, गेल, HPCL, BSNL, MTNL। अगर इनसे सरकार डिविडेंड लेती है, इनसे सरकार को डिविडेंड मिलता है, तो वो भी सरकार की इनकम है, जो नाइदर डिक्रीज इन एसेट से होती है नॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी से होती है, फिर भी वो पैसे सरकार के पास आते हैं, उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट। अब इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? टैक्स रिवेन्यू रिसीट और एक होता है इसका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट, जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टैक्स रिवेन्यू रिसीट, ये क्या होता है? देखो, टैक्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों को अभी जस्ट 11th पास करके आए, उतनी नॉलेज नहीं होगी टैक्स क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि टैक्स क्या होता है, इसका मतलब सर ये होता है, ऐसा कोई भी कंपल्सरी अमाउंट जो किसी भी कानून में, किसी एक्ट में, किसी लॉ में लिखा होता है और उसको सरकार वसूलती है, उसको बोलते हैं टैक्स। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ एनी अमाउंट विच इज इंक्लूडेड इन एनी एक्ट ऑफ द, कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी कानून हो, अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है ना, वो कंपल्सरी पैसा आपको पे करना है, सो हर वो अमाउंट आपका टैक्स होगा जो किसी कानून के अकॉर्डिंग, किसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंपल्सरीली आपको सरकार को पे करना पड़ेगा, उसी को टैक्स बोलते हैं। सो टैक्स के अंदर फिर यहाँ पे दो पार्ट आ गए, कौन कौन से? टैक्स के अंदर एक पार्ट आपका आ गया डायरेक्ट टैक्स और एक आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, और जो मेन की पॉइंट है ना उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। आपको मेरे नोट्स में ये सबसे अच्छी चीज़ लगेगी कि जो भी मेन की पॉइंट्स हैं, जो सबसे पहले आपको दिमाग में बैठनी चाहिए, कि अगर आप ये वाला पेज देख रहे हो तो उन पे सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए, वही फोकस्ड होना चाहिए। उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि वो की पॉइंट तो कम से कम आपके याद में रहे। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब सर वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता। अब बर्डन का मतलब क्या क्या शिफ्ट नहीं होता? समझ में नहीं आया कुछ भी? दोबारा बताओ सर, एक्सप्लेन करो हिंदी में। देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सरकार को टैक्स जमा करने वाला और जेब से भरने वाला दोनों एक ही इंसान होता है। सर देखो, टैक्स ना दो तरीके से लगता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों का अपना अपना अलग पूरा वास्ट व्यू है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इनकम टैक्स। अगर मेरी इनकम होगी, या आपका एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपकी इनकम होगी, आपको अगर सैलरी मिलेगी, आपको अगर प्रॉफिट होगा, आपके ऊपर अगर आपकी इनकम के ऊपर आप ही टैक्स भरोगे, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। मेरी जितनी इनकम होगी ना उसको मैं टैक्स, उसके ऊपर मैं टैक्स भरूंगा मतलब मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। आपकी इनकम पे आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, कोई और पे नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे, आपको खुद अपने अकाउंट से टैक्स पे करना होगा। मेरे केस में भी इनकम मेरी है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी टैक्स भरने की। अगर मैं टैक्स जमा नहीं कराऊंगा तो एसएससी इन डिफॉल्ट, सारे जो प्रोसिक्यूशन, जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी मेरे ऊपर आएगी। अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर आएगी। तो जिसकी इनकम, वही जो टैक्स, जो इनकम, जिसकी इनकम अर्न हो रही है, वही इंसान जब टैक्स जमा कराता है, उसी के ऊपर बर्डन होता है टैक्स को भरने का, जमा कराने का सरकार को। जब वो दोनों पर्सन एक ही हो ना, मतलब इनकम अर्न करने वाला और टैक्स भरने वाला दोनों एक ही इंसान हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्टली उसी इंसान से टैक्स लेंगे जिसकी इनकम होगी। अगर राम की इनकम है तो राम टैक्स भरेगा, श्याम की इनकम है तो श्याम टैक्स भरेगा, आपकी इनकम है तो आप भरोगे, मेरी इनकम होगी तो मैं टैक्स भरूंगा। हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं यार मेरी इनकम पे ना मेरा भाई टैक्स भर लेगा, या आपकी इनकम पे मैं टैक्स भर लूंगा, ऐसा नहीं होता। वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। एग्जाम्पल यह क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स। जिसकी जितनी इनकम उतना उसको टैक्स भरना है। उसके बाद में अगला पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। पहले पढ़ा डायरेक्ट, अब पढ़ रहे इनडायरेक्ट। ये क्या होता है सर? देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जेब से तो कोई और भरता है, मतलब उसका बर्डन किसी और इंसान के ऊपर आता है, और सरकार को, जो गवर्नमेंट को जो पैसा डिपॉजिट कराता है, जमा कराता है, वो कोई दूसरा आदमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर आप किसी भी बुक शॉप पे या कहीं पे भी अगर आप लोग खाना खाते हो या कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो, तो अगर आप अपनी स्टेशनरी की शॉप पे गए और आप वहाँ पे ना पक्का बिल मांगते हो जिसके ऊपर जीएसटी लगा होता है, उसके ऊपर जो टैक्स आएगा, आपने कुछ भी बुक खरीदी, कॉपी पेन, कोई भी स्टेशनरी का आइटम खरीदा, आपने वहाँ पे जो उस बिल के ऊपर जो टैक्स जमा कराया, वो टैक्स आपसे वसूलेगा दुकानदार। बिल के ऊपर जो टैक्स आएगा, मान के चलो 100 रुपये का रजिस्टर था, उसके ऊपर आपने
₹10 का टैक्स दे दिया तो ₹110 आपसे लेगा, वो आपके पॉकेट से गए ना ₹10 तो। लेकिन गवर्नमेंट के पास कौन जमा कराएगा? आप जाओगे जमा कराने के लिए? नहीं। तो गवर्नमेंट को जमा कौन कराएगा? सर गवर्नमेंट को तो ना वो दुकानदार अपने आप जमा कराता है, हमने तो आज तक कोई जमा नहीं कराया। आपने इतनी बार बाहर खाना खाया होगा, आप लोग डोमिनोज, मैकडोनल्ड बहुत सारी जगह गए होंगे, आपने अपने लोकल रेस्टोरेंट में भी खाना खाया होगा। क्या आज तक आपने कभी ऐसा हुआ है टैक्स का पैसा सरकार को जमा कराया हो, खुद जाके सरकार के बैंक अकाउंट में आपने कोई चालान भरा हो बैंक में जाके? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम तो उस रेस्टोरेंट के जो भी बिल काउंटर पे बैठा होता है, हम लोग तो उसको पे कर देते हैं, वही जाने उसके बाद तो क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना कि आपकी पॉकेट से टैक्स जाएगा, बर्डन तो आपके ऊपर है, जेब से आपसे भरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जमा कराने वाला कोई और दूसरा इंसान होता है। रेस्टोरेंट के केस में तो जो वहाँ का मालिक है, जो अकाउंटेंट है, वो जमा करता है। अगर मैं स्टेशनरी बुक शॉप की बात करूं तो वहाँ पे जो ओनर है उस बुक जो उस शॉप का, वो जमा कराएगा। अगर आप कहीं पे कुछ मूवी देखने जाओगे तो जो उस थिएटर का, सिनेमा हॉल का जो मालिक होगा, जिसके नाम पे वहाँ पे GST नंबर होगा, वो जाके जमा कराएगा। सो ऐसे ही क्या होता है ना कि जेब से तो कोई और भरता है इनडायरेक्ट टैक्स में, और सरकार को कोई दूसरा बंदा जमा कराता है। वही लिखा हुआ है हिंदी में भी यहाँ पे कि सरकार को जमा करने वाला और जेब से भरने वाला दोनों अलग अलग इंसान होते हैं, एक इंसान नहीं होता। पॉकेट से किसी और से पे हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई और दूसरा बंदा जमा करा रहा है। इसको बोलते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड। यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? GST और एक्साइज ड्यूटी। जो भी GST वगैरह जो आप लोग सुनते हो, GST इतना इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। जब से GST आया है, एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, 2-3 प्रोडक्ट पे लगती है, जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो भी आप लोग ये ठेके वगैरह पे दारू वगैरह देखते हो, आई होप आपने ना देखी हो, पर जितनी भी ये जो वाइन शॉप होती हैं, इनके ऊपर जो भी बिल वगैरह जो चार्ज करते हैं, यहाँ पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, GST नहीं लगता। वैट अभी भी लगता है। पेट्रोल पंप पे अगर आप कोई भी पेट्रोल लेते हो, पेट्रोल डीजल कुछ भी भरवाते हो, तो आप लोग जो पर्ची लेते हो वहाँ से, रिसीट जो लेते हो, वहाँ पे अभी भी आपको GST की बजाय एक्साइज ड्यूटी और वैट लिखा हुआ मिलेगा। तो जहाँ पे GST नहीं लगता वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी और वैट लगते हैं, अदरवाइज GST लगता है। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है कि जो पॉकेट से तो पब्लिक से पे होता है, लेकिन जमा कराने वाला कोई और दुकानदार, कोई और मालिक होता है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिवेन्यू रिसीट। अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे पहले एक और चीज़ है नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट। एक्सपेंडिचर से पहले एक और चीज़ पढ़नी है। फिर हम लोगों ने जो हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रिवेन्यू रिसीट के 2 पार्ट होते हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट। अभी हमने ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया है, टैक्स रिवेन्यू रिसीट। अब हम कवर करेंगे नॉन टैक्स। नॉन टैक्स की कौन कौन सी रिसीट होती हैं जो सरकार के पास उनको मिलती है, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट। देखो, इनको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू होता है। इसको टैक्स वर्ड अगर मैं हटा दूँ, क्योंकि ये कोई टैक्स नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू है। एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, इससे आपको मीनिंग अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। आप लोग जो कभी कभी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑन रोड जो भी आपके रूल्स बने होते हैं, जैसे स्पीड में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट जंप ना करना, किसी को ओवरटेक गलत तरीके से ना करना, तो ये वाले जो रूल रेगुलेशन होते हैं, या फिर लाइसेंस और आपका इंश्योरेंस सारे पेपर्स कंप्लीट होना, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है। ये पैसा जो सरकार के पास जाता है तो क्या टैक्स में आएगा? नहीं सर, ये तो नॉन टैक्स में आएगा। आप लोग जो स्कूल की फीस देते हो, ये स्कूल की फीस जो सरकार के अकाउंट में जाती है, क्या टैक्स में आएगा? नहीं सर, ये नॉन टैक्स में आएगा। और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो गवर्नमेंट को ग्रांट मिलती है, डोनेशन मिलती है यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, WTO से, IMF से, ADB से, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे जो हमारी गवर्नमेंट को डोनेशन ग्रांट मिलती है, ये टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा? नहीं सर, ये आएगा नॉन टैक्स में। इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिसिप्ट के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होती हैं। ये कोई टैक्स नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आपको पे करना ही करना है। अगर आप रोड पे सारे रूल फॉलो करते हुए जा रहे हो, रेड लाइट जंप नहीं कर रहे हो, अंडर स्पीड लिमिट हो, सारे काम ठीक कर रहे हो, तो ना कि जबरदस्ती आपसे वो पैसा वसूलेंगे। टैक्स का मतलब तो ये होता है ना कि जो कंपलसरी पेमेंट करना होता है किसी एक्ट में, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू रिसीट के नाम से बोला जाता है। और एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे प्रॉफिट अर्न बाय पब्लिक एंटरप्राइज।
जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेल, MTNL, BSNL, भेल, ONGC, BPCL, जो भी सरकारी कंपनियां, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट उसके पास उसका ओनरशिप होती है, तो वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल है। डिविडेंड अगर मिलता है, सरकार ने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट पे किसी कंपनी के शेयर खरीदने पे जो इनकम होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को डिविडेंड की इनकम होती है तो वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसीट का एग्जांपल होगा ना। ऐसे ही फीस फाइन वो मैंने आपको बता दिया, ग्रांट वाला भी पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन बाय गवर्नमेंट टू स्टेट और यूटीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, यूनियन टेरिटरी को जो लोन देती है, फ्री में तो लोन देगी नहीं ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट वसूल करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही तो उसका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट का एग्जांपल होती है। मेजर इनकम तो यही होती है, जो भी भारत की सरकार अलग अलग स्टेट्स को जो भी लोन देती है, यूनियन टेरिटरी को जो लोन देती है, उनकी हेल्प करती है, उसके बदले में इंटरेस्ट भी तो इन रिटर्न वसूलती होगी ना। तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो उनका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट होती है। ये हमने पढ़ा रिवेन्यू रिसीट के पार्ट, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? देखो, मैंने आपको रिवेन्यू बजट पढ़ाते टाइम स्टार्टिंग में बोला था कि रिवेन्यू बजट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे सरकार की ना तो एसेट चेंज हो और ना ही लाइबिलिटी चेंज हो। नाइदर रिजल्ट इन डिक्रीज और इंक्रीज इन एसेट नॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन रिजल्ट ऑफ लाइबिलिटी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, एसेट लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वो तो था रिवेन्यू बजट। अब हम पढ़ रहे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई आप जब खर्चे करते हो, अगर आपने कोई खर्चा किया, अगर उस एक्सपेंडिचर से, उस खर्चे से अगर आपकी एसेट इंक्रीज नहीं हुई, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई, तो इसका मतलब वो रिवेन्यू खर्चा था। सर एग्जांपल बताना कोई भी इसका। अगर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके टीचर्स की जो सैलरी पे करती है, प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की जो सैलरी पे करती है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उनसे ना सरकार की कोई एसेट नहीं बढ़ती, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती। अगर गवर्नमेंट स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, रोड बनवाए, तो वो उनकी एसेट को बढ़ाता है, एसेट को इंक्रीज करता है। भाई बिल्डिंग अगर बनेगी तो एसेट तो बढ़ेगी ना, स्कूल बनेंगे तो स्कूल की बिल्डिंग बनेगी तो एसेट तो बढ़ेगी, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वहां पर तो एसेट इंक्रीज हो गई। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि पैसे तो जेब से जा रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन ना तो उससे एसेट बढ़ रही और ना ही लाइबिलिटी कम हो रही। तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता है। सर और एग्जाम्पल बताना, कोई और एग्जाम्पल बताना। देखो, सरकार जो सब्सिडी पे करती है पुअर पीपल्स को, जो सब्सिडी पे करती है, वो सब्सिडी किसका एग्जाम्पल है? क्या सब्सिडी पे करने से कोई एसेट बढ़ती है? सर नहीं। क्या लाइबिलिटी डिक्रीज होती है? नहीं। ये आपका एग्जाम्पल है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इंडियन गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी भी और इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया हुआ है, अगर उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस लोन के ऊपर वो ब्याज पे कर रहे हैं। एक बात बताओ, लोन के ना दो पार्ट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, अभी बता देता हूं आपको। किसी भी लोन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्रिंसिपल मूलधन, एक होता है इंटरेस्ट ब्याज। अगर गवर्नमेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर रही। अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इसका मतलब वो रिवेन्यू खर्चा है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, आपने मुझसे 1000 रुपये का लोन लिया, उसके ऊपर आप मुझे 10 रुपये हर महीने का ब्याज पे करते हो। अगर आप मुझे 10-10 रुपए का ब्याज ही पे करते रहोगे, आप 1000 रुपए में से कुछ भी पे नहीं करोगे, तो उसका मतलब आपकी लाइबिलिटी तो कोई चेंज ही नहीं हुई ना। आपके ऊपर तो अभी भी प्रिंसिपल का अमाउंट 1000 रुपए का लोन मेरा रहेगा ना। अगर आप अगले 1 साल तक हर महीने मेरे को 10 रुपए करके अगर आप हर महीने मेरे को इंटरेस्ट पे करते रहोगे, तो 1 साल के बाद भी आपका लोन का अमाउंट तो 1000 का ही रहेगा, क्योंकि आपने वो तो पे ही नहीं किया। सो ऐसे ही अगर सरकार इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगी सिर्फ, तो उस केस में कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, ना ही कोई एसेट इंक्रीज होती है। तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल बनेगा। वो सारी चीज़ लिखी हुई हैं,
इंटरेस्ट पेमेंट नॉट प्रिंसिपल, सब्सिडीज सैलरी पे टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ना तो इससे एसेट इंक्रीज होती और ना लाइबिलिटी डिक्रीज होती। ये था आपका रेवेन्यू बजट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। सो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।